चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहानि तो आहार कल्पना हेतु स्वभावादीन विशेषता समीक्षा हितमश्नीया देहो ही आहार संभवा पण झालं होतं हे झालंच होतं नाही का विधिविहित मन्नपानम कालस्तु ऋतुव्याधि अपेक्षा जीर्णाजीर्ण लक्षण तो अभी काल का विवरण करते हैं ऋतुव्याधि अपेक्ष और जीर्णाजीर्ण लक्षण इस प्रकार का दो प्रकार का काल है अजीर्णेपि पूर्वस्य आहारस्य अपरिणतः रसः उत्तरेण उपसंसृज्यमानः सर्वान् दोषान् प्रकोपयत्याशु अजीर्ण पहला आहार है और फिर दूसरा आहार उसी के ऊपर लेते हैं तो पहले आहार का जो अपरिणत रस है वो उत्तरेण उपसंसृज्यमान दूसरा जो आहार लिया है उस रस से उस आहार से संसृज्यमान होकर सर्वान दोषान प्रकोपयत्याशु सभी दोषों का तत्काल प्रकोप करता है खास करके उनका कहना है कि ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णाजीर्णम निरूपयन सुबह जो उठना है वो जीर्ण हुआ है नहीं हुआ है देख के ही उठना है और फिर अगर जीर्ण नहीं होना हुआ है तो सोना है फिर से क्योंकि सायमाशा अजीर्णे तो प्रातराशो ही दुष्यति सायंकाल का भोजन का अगर अजीर्ण हो तो सुबह का जो आसन है वो निश्चित रूप से दूषित होता है तो कम से कम आज का भोजन पूरा पच गया और फिर दूसरे दिन भोजन ले लिया ऐसा ही होना है सुबह का भोजन पचा नहीं है शाम का भोजन नहीं लिया तो चलता है इसका प्रकार का उनका निर्देश है लेकिन अजीर्ण में नहीं खाना है ये सबसे अहम चीज है जीर्णे तो स्वस्थानस्थेषु दोषेषु वातानुलोम्यात् उत्सृष्टेषु मूत्रपुरीश वेगेषु जीर्ण होने के बाद दोष अपने स्थान में स्थित है वात्यानुलोमन के कारण मूत्रपुरीश वेग उत्सृष्ट हो गए हैं विशुद्धेषु उद्गार हृदय स्रोतोमुखेषु उद्गार हृदय स्रोतोमुख विशुद्ध है विशद करणे इंद्रिय भी विशद है लघुनि शरीरे अग्नौ उदीर्णे शरीर लघु है अग्नि उदीर्ण उदीर्त हो गया है जातायाम च बुभुक्षायाम और क्षुधा निर्माण हुई है
अभ्यवृतम आहन अन्यम अप्रदूषय दोषान आयुर्बल वर्णान अभिवर्धयति। तो उस समय में खाया गया अन्न दोषों को दूषित न करता हुआ आयुर्बल वर्ण इनको वृद्ध करता है, बढ़ाता है। केवलम अयमेव कालो भोजन से, ये सबसे अहम चीज है कि केवल यही भोजन का काल है। योग वाले ने किसी को प्रश्न पूछा था कि आप सांस कितनी बार लेते हैं। तो कुछ सवाल उसका जवाब देने लगा, 15-16 बार वगैरह ऐसा मिनट में। वो बोला तुम लेते हो क्या? तुमने खुद प्रयास करके कितनी बार सांस लेने की चेष्टा की है? इसका मतलब था कि तुमने प्राणायाम कितनी बार किया है। सांस तो लेते ही रहते, उसके बगैर जिंदा रह नहीं सकते। उसी प्रकार हमने सही काल में कितने समय भोजन किया है और या कितने बार भोजन किया है, तो शायद ही हम बता पाएंगे कि हाँ हमने सही काल में भोजन किया। ये सब नियमों को देखते हैं तो शायद हम सही काल में भोजन नहीं करते, और वही सिर्फ भोजन का काल है ऐसा इनका निर्देश है, तो इसको ज्यादा महत्व है। अतीत कालम पुनः वातविष्टब्धम कृच्छ्राद विपच्यते। अतीत काल भोजन हो गया तो वातविष्टब्ध देर से पचन हो जाता है। कर्षयति अन्न रुचिम च पुनरुपहन्ति, और अन्न की रुचि का भी नाश करता है। बहुत सारे जगह में ऐसा मिलता है कि दोपहर का भोजन का ठिकाना नहीं है। 1 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक भी भोजन चलता है। समय नहीं मिलता, सामने कस्टमर्स रहते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में ये अतीत काल हो जाता है। भूख तो लग जाती है अपने अपने समय के हिसाब से, लेकिन खाने के लिए समय नहीं रहता इस प्रकार का। तो कृच्छ्राद विपच्यते, वातविष्टब्ध उसका हो जाता है और अन्न रुचि नहीं रहती। उपयोग व्यवस्था तो न अस्नातः, तो स्नान मूला क्रिया सर्वाः ऐसा बताया गया है श्रुति स्मृति वृत्तांतराम। तो स्नान करके ही खाना खाना चाहिए। न दिग्वासा, दिग्वासा यानी कि इसे केवल दिगंबर इस प्रकार का नग्न अवस्था में खाना नहीं खाना है। नैक वस्त्र, केवल एक वस्त्र ही धारण नहीं करना है, तो उत्तरीय लेना जरूरी रहेगा। न मलिन वसन, मलिन वसन भी नहीं होने चाहिए। न अहुत्वा, अग्नि आदि को हवन करके ही खाना है, बगैर करके नहीं खाना है। न जपित्वा, जप करके बिना नहीं खाना है। न अनिरूप्य देवताभ्यो, न पितृभ्यो, तो देवता या पितर इनको देने के बगैर नहीं खाना है। न दत्वा अग्रम अन्नम अग्नये, तो पहले अग्नि को न गुरुभ्या न अतिथये न अभ्यागतेभ्या। गुरु अतिथि जो भी अभ्यागत आ गए हैं, अतिथि और अभ्यागत में क्या फर्क करते हैं मालूम नहीं। अतिथि शायद बुलाया गया है और अभ्यागत ऐसे ही आया है। ऐसा होगा। न श्वयः व श्ववयः श्वपचेभ्यः, खाली आले हा असं त्यांनी ना आता बांधावा। हा बरं, मी म्हटलं तसं। तो अभ्यागत का मतलब बुलाया नहीं गया लेकिन बिना बुलाए आ गया मेहमान है कोई, तो उसको भी पहले देना है। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। श्ववय श्वपचेभ्यः,
कुत्ते या फिर पक्षी या पशु जो भी है उनको देखकर प्रत्यक्ष चाश्रित उपाश्रिता अपि तिरश्चोपी स्वपरिगृहीता। तो आश्रित उपाश्रित जो है उनको भी देख के तिरश्चोपी स्वपरिगृहीता जो अपने पालन किए हैं। प्रशस्त देश काल उपकरण युक्त, तो प्रशस्त देश काल और उपकरण युक्त होकर सृग्वी मालाओं का धारण करके विभूषित विभूषित होकर सुगंधी आर्द्र पाणीपाद, सुगंधों का इस्तेमाल करके हाथ पाए धोकर और तुरंत धोकर इस प्रकार का आर्द्र पाणीपाद सुविशुद्ध वदना सुगंधाचा वापर एकंदर आहे। अभिमत सहाय, तो वदन सुविशुद्ध किया गया है। अभिमत सहाय अपने जो इष्ट सहायक है। केशमक्षिका आदि अनुपजुष्टम, केशमक्षिका आदि से जुष्ट न हुआ अन्न। अनिंद्यम जो निंद्य नहीं है, अनिंदन, और फिर भी उसको निंदा नहीं करनी खाते वक्त। वो जो शामशाई किताब में पाठ है। और दोनों तरीके से, एक दिन माँ के तरफ से नमक डाला नहीं गया सब्जी में तो इन्होंने भी कुछ दर्शाया भी नहीं, नमक मांगा भी नहीं, वैसी सब्जी खा ली बच्चों और उसके पति ने। फिर बाद में वो जब खाना खाने के लिए बैठी तो माँ को पता चल गया कि नमक डाला नहीं गया। तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे मुझसे गलती हो गई और इन्होंने भी कुछ मांगा नहीं और कुछ कहा भी नहीं कि नमक नमक नहीं है वगैरह इस प्रकार का। तो ये सबसे आदर्श है। मैं थीसिस का काम कर रहा था, उसमें मेरे एक टाइपिस्ट थे संस्कृत वाले, और बूढ़े आदमी थे, करीबन 70 वर्ष के थे। संस्कृत के जानकार थे क्योंकि पूरा थीसिस संस्कृत में था। वो जब पढ़ रहे थे तो बोले तो फिर मुझे खाना मुश्किल ही है। मैंने पूछा क्यों? तो बोले मुझे तो अंदर की निंदा करके बगैर मैं कुछ भी नाक नहीं खा सकता मुझे आदत ही है कि उसकी निंदा करके ही खाऊं इस प्रकार। तो मैंने कहा कि आप तो मालूम हो गए आपको, तो आप तो छोड़ दो इस प्रकार का। तो निंद्य भी नहीं होना है, अनिंदन भी है। अनिंदितम, जिसकी निंदा नहीं की है, इस प्रकार का। वो अलग चीज है, निंदा नहीं है, नहीं कह सकते नमक डालने के लिए। लेकिन ये क्या बनाया है ऐसा अगर बताएंगे, नमक नहीं डाला इसमें इस प्रकार का, तो निंदित हो जाएगा इस प्रकार से। काय रे? बर बर, थँक्यू। तो सुविशुद्ध वदन अपुनरुष्णीकृतम, जो फिर से गर्म नहीं किया है। तो ये भी अभी महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे विदेशों में तो ये प्रथा हो ही गई है, लेकिन भारत में भी हो रही है अभी कि फ्रीज में डालते हैं, कोल्ड स्टोरेज से लाते हैं और माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और खाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। जो पाककाले औष्ण्य निर्माण हुआ हो वही ठीक है, नहीं तो एक बाह्य मीडिया ऐसा हो सकता है कि जिन बर्तनों में वो गर्म ही रहे, ऐसे थर्मोवेयर का इस्तेमाल करे, वो थोड़ा सा एक बेहतर ऑप्शन। वो प्राचीन परंपरा में
चूल्हा रहता था तो उसमें एक वहील रहता था, बाजू में उसके अंगार रहते थे उसमें। तो उसके ऊपर उसे रखा जाता था, तो अपने आप गर्म रहता था। या फिर अभी जो केटरिंग सर्विस वाले करते हैं, हॉट वाटर से उसको गर्म रखते हैं, हॉट बाथ, हॉट वाटर बात करके, वो करना चाहिए। नहीं हाँ, वास्तव में ऐसा है कि गर्म ही खाना है। अगर सुबह जल्दी खाना हो गया तैयार और बैठेंगे 1 बजे देरी से, तो वैसा ही खाएंगे, लेकिन उसमें दोष रहेगा। लेकिन पुनः पुनः गर्म करने से बेहतर है। ऐसा है थोड़ा। नात्युष्णम, बहुत भी गर्म नहीं होना चाहिए। अनुपदग्धम, जला हुआ नहीं होना चाहिए। सुसिद्धम, अच्छी तरीके से सिद्ध होना चाहिए। अलोलहा, और उसमें गृध्नु या ऐसा नहीं होना चाहिए, लोभी इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। न असात्म्यम, जो साथ में नहीं है वो नहीं खाना है। न अविदितम, जिसके बारे में मालूम नहीं है वो नहीं खाना है। न अविदितागमम, और जिसका आगमन भी मालूम है, कहाँ से आया है ये भी मालूम नहीं है, वो भी नहीं खाना है, इस प्रकार का। एक पोपटलाल शाह के एक कहानी है कि कोई नौजवान युवक का होटलिंग करने का बहुत शौक था। तो उन्होंने, बहुत लोगों ने उसको समझाया, लेकिन मान नहीं रहा था। तो पोपटलाल शाह ने कहा कि ठीक है, तुम खाओ, कैसे, कोई आपत्ति नहीं है खाने में, लेकिन सिर्फ इतना करो कि कभी भी होटल्स के प्रमुख द्वार से प्रवेश नहीं करने का। ऑलवेज एंटर फ्रॉम द किचन, बटार खाना। और किस प्रकार से अन्न बनता है ये सिर्फ देख के हुए आओ और फिर खाओ। तो उसकी आदत छूट गई इस प्रकार से। तो न अविदितम न अविदितागमम, इस प्रकार का। केवल 5 स्टार होटल्स में ये होता है कि आप देख सकते हैं जाकर कैसे खाना बनाते हैं। और वहाँ क्लीनलीनेस वगैरह बाकी चीजें नहीं है, तो फिर कोई जाएगा नहीं वहां पे, इस प्रकार का। नाति सायम, नाति प्रगे, बहुत शाम को, इसमें क्या देखा है देखते हैं। इत्युच्च इति आचार्यस्य दिनारंभे दिनक्षये च भोजन प्रतिषेधो अभीष्टः। तो दिनारंभे और दिनक्षय, इसमें भोजन का प्रतिषेध है। वास्तव में सायंकाल कहा जाता है। पूर्वाण्णाभिधायितु प्रगे शब्दः कथं प्रयुक्तः इति न जाने। अथवा अतिक्रांत प्रगे इति मध्याह्ने भोजन प्रतिषेधः। आ तो प्रगे का मतलब देखना चाहिए, नहीं तो कोश में एक बार, गिरवाण लोग कोश में। टीकाकार का कहना है कि ये प्रातः काल में सूर्योदय के तुरंत बाद जो एक मुहूर्त होता है, 48 मिनटों का, उसमें ये वो भी संध्या काल कहलाता है और उसमें भोजन का निषेध है। वैसे भी अतिसायम, ये सूर्यास्त के तुरंत बाद का जो एक मुहूर्त का समय है, वो भी नहीं करना है। तो अतिकांत प्रगे प्रगे, ऐसा अगर अति का अति प्रगे का मतलब करे तो मध्याह्न भोजन प्रतिषेध है। और सभी लोगों का ये मानना है कि तच्च प्रथम प्रहरांतरे कर्तव्यमिति, सूर्योदय के समय के हिसाब से सुबह 10 बजे खाने का समय आता है, जो आइडियल टाइम ग्रंथों में बतलाया गया है। अभी हम जो दोपहर 12-1 बजे भोजन करते हैं वो एक्चुअली निषिद्ध है, लेकिन ये टीका में पहली बार डायरेक्ट रेफरेंस आया है कि मध्याह्न भोजन निषेध, इस प्रकार।
मालूम नहीं, लेकिन ये श्राद्ध पक्ष वगैरह जब करते हैं तो 12 बजे के बाद ही भोजन आरंभ होता है पितरों के लिए जो करते हैं। लेकिन वास्तव में भोजन का समय सुबह 10 बजे इस प्रकार का रहेगा, और शाम का सूर्यास्त से पहले बेहतर है, और नहीं तो सूर्यास्त के बाद 1.25 घंटे के बाद ये बेहतर समय रहता है इस प्रकार का। नाकाशे तो आकाश में भोजन नहीं करना है। आकाशम निरावरणो देशः, तो ऊपर कुछ छत होना चाहिए। सौत पर या ऐसे कुछ बैठकर खाना खा रहे हैं ऐसा नहीं होना है। न आतप है, धूप में भी नहीं होना है, न अंधकार है, अंधकार में भी नहीं होना है, न आधा वृक्ष से वृक्ष के नीचे भी नहीं करना है, न शय्यास्तः, बेड पर बैठकर नहीं करना है। न उन्न में प्रदेशिनी, प्रदेशिनी अंगुष्ठतः द्वितीयांगुली प्रदेशिनी भावदूषितम अदुष्टम अपनी दुष्टतया भावित, नहीं से तो सभी उंगलियों का इस्तेमाल होना है, ऐसा दिखाई देता है कि प्रदर्शनी का भी इस्तेमाल उसमें होना है। वो ऊपर करके बाकी अंगुली से भोजन नहीं लेना है। न पात्र भिन्ने पात्र भिन्न नहीं होना चाहिए, न असंवृत, उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए, नहीं तो ये असंवृत होकर नहीं खाना है इस प्रकार का। न मलिने, पात्राचंच आहे खरं म्हणजे, पात्र भिन्न म्हणजे फुटलेलं पात्र, भंगलेलं पात्र। न मलिने तो मलिन नहीं होना है। भावदूषित, वाह, भावदूषित भी नहीं होना है। तो भावदूषित का मतलब गया है, भावदूषितम अदुष्टम अभी दुष्टतया भावितम, दुष्ट नहीं है लेकिन फिर भी हमारे मन में आशंका निर्माण होती है कि ये दुष्ट हो गया या नहीं हो गया है। अन्न के बारे में भी ऐसा बताया गया है कि वो भावदूषित नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि संदेह होता है कि ये दूषित हो गया नहीं हो गया, कल का खाना है तो तुम देखो इस प्रकार चखने के लिए देते हैं, तो भाव दूषित हो ही जाता है। तो आशंका निर्माण हुई तो खाना ही नहीं है इस प्रकार का। नवाचन नवा न भाव दूषित व नशा आसन स्थित आसन पे बैठकर नहीं खाना है। न हस्तस्थे, हाथ में लेकर नहीं खाने। न हस्ते पांग मुखा, तो हाथ में पात्र भी नहीं लेना है, हाथ में लेकर भी नहीं खाना है। तो अभी ये सब चीजें हम कर रहे हैं, बुफे डिनर जो है वो सभी में ये सब हम कर रहे हैं। प्रामुखा, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, सुमना, अच्छे मन से, शुचि भक्त अक्षुधित अनुकूल जनोपहितम, तो शुचि भक्त अक्षुधित अनुकूल जन से युक्त हितम अन्नम अश्नीयात, हितकारक अन्न का ही सेवन करे। न पर्युषितम अन्यत्र मांस उपदंश भक्षेभ्य, तो पर्युषित नहीं लेना है। तो पर्युषित का मतलब गत अहोरात्रम। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि सुबह का अन्न शाम को खाए तो पर्युषित रहेगा क्या? वो नहीं है पर्युषित। पर्युषित का मतलब जो रात भर रहा है, उस पर रात बीती है, वो नहीं लेना है। तो गत अहोरात्र 24 तास असा एक वेगळा अर्थ होईल। लेकिन उषित का जो अर्थ है वो ज्यादा रात के समय से निर्दिष्ट है। तो नहीं तो क्या अहोरात्र का मतलब करेंगे तो आज सुबह का कल सुबह नहीं खाएंगे, आज शाम का कल सुबह खा सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा मतलब होगा।
लेकिन वो भी निषिद्ध ही रहेगा इस प्रकार से। मांसो उपदंश भक्ष्य ये अपवाद है। भक्ष्य को तो हम समझ सकते हैं, लड्डू वगैरह जो है वो परिचित नहीं होते। उपदंशम यद अनग्नि सिद्धम फलादि दंतेन उपदश्य अन्येन सह उच्यते। तो वो परिचित नहीं होता फलादि जो है वो, जिसको दांत से काट कर खाते हैं इस प्रकार का। उस प्रकार मांसा भी मालूम नहीं है कितने दिन टिकता है मांस। और पुराने जमाने में तो कितने दिन टिकता होगा ये देखना ही पड़ेगा। अन्यत्र मांसोपदंश भक्ष्येभ्यः न अशेषम अन्यत्र दधि मधुर्त सलिल सत्तु शुक्त पायसेभ्यः अपि च। और पूरा का पूरा नहीं खाना है, सिर्फ अपवाद जो है दधि मधु घृत सलिल सत्तु शुक्त पायस, ये पूरे के पूरे खा लेने हैं, बाकी थोडा शेष रखने का है उसमें से। स्निग्धम, हा म्हणजे अगदी सगळं ताक स्वच्छ केलंय असं नको व्हायला असणार अशा स्वरूपात। तस हाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल में पशु पक्षियों को जाता होगा बाद में, आधी दिलेलंच आहे पण तरी सुद्धा खरकट म्हणून जे काही आहे ते बाहेर विसळायला गेल्यानंतर ते जमिनीमध्ये जात असेल आणि किडे प्राणी वगैरे अशामध्ये जात असेल अशी शक्यता आहे। नाहीतर याला काही सेन्स नाही, थोडंसं शिल्लक ठेवावं असे, म्हणजे एखादा घासच राहणार या सगळ्या गोष्टीचा। स्वतः पाणी टाकायचं आणि प्यायचं असं। जैनों में ऐसा रिवाज है, मैंने देखा भी है वो, कि पूरी थाली को धो लेते हैं और पूरा पानी पी लेते हैं, कुछ भी शेष नहीं रखते इस प्रकार का। और ऐसा करने से एक आयम्बिल जो व्रत है उनका, उसका फल मिलता है ऐसा बताते हैं। तो कुछ भी छोड़ने का नहीं, ऐसा वहां पे करते हैं। और यहाँ पे शायद ऐसा होगा जो कीड़े मकोड़े वगैरह है भूमि में, उनके लिए वो खाना बन जाता है, ऐसा कुछ होगा मालूम नहीं। स्निग्धम लघु उष्णम अविलंबितम अनधिकृतम अजल्पन अहसन सन्मना समीक्ष सम्यक आत्मानम। तो ये चरक में भी सभी ऐसे ही है, स्निग्ध लघु उष्ण इस प्रकार से लेने हैं। तो जो फैट फ्री डाइट का जो अभी चल रहा है वो उस प्रकार से गलत है, लेकिन लघु होना है, उष्ण होना है, और अविलंबित अनतिद्रुत, बहुत देरी से नहीं खाना है, सावकाश इस प्रकार से, या फिर बहुत जल्दी से नहीं खाना है। तो ये मैंने कोशिश की थी। एवरेज टाइम फॉर मील्स इज 10 to 20 मिनट्स। 5 मिनट में भी भोजन करने वाले कुछ लोग मिलते हैं और आधा घंटे तक भोजन करने वाले भी मिलते हैं, या उससे ज्यादा। तो ये अति द्रुत और अति विलंबित इस प्रकार के कहलाए जाएंगे। अजल्पन, उस समय जल्प नहीं करना है वास्तव में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि रात को ही हम भोजन के लिए मिलते हैं तो वार्तालाप होता ही रहता है और वो खुशी का वार्तालाप है, तो उसमें करने में क्या मतलब है, न करने में क्या मतलब है। तो कंसंट्रेशन खाने के ऊपर ही होना है, इसके हिसाब से ये बताया गया है कि अजल्पन अहसन इस प्रकार का। हाँ अगर बगैर कुछ बोले खाए और फिर टेंशन बढ़े तो बेहतर नहीं है, या सुप्रसन्न मानसिक स्थिति नहीं बने तो वो बेहतर नहीं है। और बोलते हैं और झगड़ा करते हैं तो भी ठीक नहीं है। तो हंसी मजाक के साथ थोड़ा अगर होता है नर्म विनोद तो शायद ठीक है, लेकिन बेहतर है कि अजल्पन अहसन ऐसा ही खाए।
तन्मनाः समीक्ष्य सम्यक् आत्मानम् अपने पर पूरा ध्यान रख के खाना खाना है इस प्रकार। आज समय बचाने के लिए हम खाने का समय कम कर देते हैं और वर्किंग लंच इस प्रकार की एक प्रोग्रेस बताई गई है, प्रोसेस बताई गई। तो ये गलत ही है इस प्रकार का। स्निग्ध लघुष्णानि हि वह्निम् औदार्यम् उदीरयन्ति, कोष्ठं परिशोधयन्ति, धातुं न विकुर्वते, क्षिप्रं जरयन्ति, अनिलम् अनुलोमयन्ति। स्निग्ध लघु उष्ण इस प्रकार का जो अन्न है वो जाष्टाराग्नि को उदीरित करता है, कोष्ठ का शोधन करता है, धातुओं में विकृति नहीं निर्माण करता, शीघ्र उसका पचन, अन्न का पचन करवाता है, अनिलम अनुलोमयति और वात का अनुलोमन करता है। तो ये स्निग्ध लघु उष्ण तीनों के बारे में ये सब है, इसलिए स्निग्ध लघु उष्ण खाना चाहिए। तथा स्निग्धम दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, स्निग्ध जो है वो इंद्रियों को दृढ़ता देती है। उपचिनोति शरीरम, शरीर का उपचय करती है। अपचिनोति जरसम, और वार्धक्य तो दूर करती है, उसको क्षीण बनाती है। बलम अभिवर्धयति, वर्ण प्रसादम अभिनिर्वर्धयति, बल को भी बढ़ावा देती है और वर्ण प्रसाद भी निर्माण करती है। तो स्निग्ध के ये भी और फायदे हैं। तो वास्तव में स्निग्ध सेवन करना है। अभी ये जो सब प्रसार है कि स्निग्ध नहीं लेना है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट फ्री होना चाहिए वगैरह, ये सब गलत फहमी है। लघु च पुनः स्वभावादिभिः अन्नम वर्ण प्रसाद स्वभावादिभिः अन्नम अप्रतिपीड़यत दोषान अव्यथमानम परिणाममेति। तो स्वभाव वगैरह से लघु जो अन्न है वो दोष का प्रपीड़न न करते हुए अव्यथमानम, कोई व्यथा के बगैर उसका पचन हो जाता है। विपन्नम अपि च अल्पदोषम भवति, और अगर उसमें विपन्नता आ भी जाती है, पचन ठीक नहीं होता है, तो भी अल्पदोष होता है। तो इसलिए लघु भोजन करना चाहिए। उष्णम पुनः जनयति रुचिम उपशोषयति श्लेष्माणम, उष्ण जो है वो रुचि निर्माण करता है और कफ का शोषण करता है। विलंबितम तु भुंजानो न तृप्तिम अधिगच्छति, बहुत धीरे से खाना खाने वाला उसकी तृप्ति नहीं होती, बहुच भुंगते, ज्यादा खाता है। शीति भवति च अन्नजातम विषम पाकं च भवति, अन्नपान शीत हो जाता है और विषम पाक भी उसका हो जाता है। अति द्रुतं तु भुञ्जानस्य जल्पता हसतः अन्यमनसः वा भवेत् उत्स्नेहनम् अवसादनम भोजनस्य अप्रतिष्ठानम गुणदोषा विभावनं च। और बहुत जल्दी खाना खाते हैं तो या जल्प करते हैं, हंसते हैं, अन्य मनस होते हैं, तो उत्स्नेहन अवसादन भोजन से अप्रतिष्ठान, उत्स्नेहनम अन्नस्य अन्यनाडीगमनम, ठसका लागणं असं म्हणतो तशा स्वरूपाचं दुसऱ्या ह्याच्यात ते शिरतं, दुसरे किसी स्रोतस्मै भोजनस्य कोष्ठप्राप्ती, काय तुमच्याकडे दिसते काय ते, काय ते मला पाकयोः अवसादः, कोष्ठप्राप्ती आहे का, कोष्ठप्राप्ती, कोष्ठप्राप्ति या पाक का अवसाद होना। अन्यमनस्कत्वाच्च भोजन गुणदोषाः विचारयितुं न शक्यन्ते, तो उसके जो गुणदोष है उसके बारे में सोच नहीं सकते। अभी तो ये कॉमन हो गया कि टीवी देखते खाना खाना या फिर पुस्तक किताब पढ़ते पढ़ते खाना खाना, इस प्रकार का। तो ये सभी चीजें
गलत ही है। इस प्रकार का खाना, इस प्रकार से खाना नहीं खाना। पचन समीक्ष सम्यक आत्मानमिति मम इदम सात्म्यम इदम असात्म्यम इति नित्यम अप्रमत्तः प्रत्यवेक्षेत। तो मेरे लिए ये सात्म्य है, ये असात्म्य है, ये अप्रमत्त होकर देखकर ही खाना खाना चाहिए। तत्र सात्म्यं नाम सह आत्मना भवति अभ्यस्तम तद औचित्यात् उपशेते इति एक। तो अभ्यस्तम सह आत्मना भवति तत् सात्म्यम, जो बार बार सेवन करने से हम अकस्टम हो जाते हैं, वो साथ में है। तद औचित्यात् उपशेते बार बार सेवन करने से वो उसका उपशय हो जाता है। इति एक, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। साथ में विपरीतम अनुपशयात असात्म्यम, साथ में विपरीत जो है वो अनुपशय होने के कारण असात्म्य है। अन्ये पुनः प्रकृति वयोदेश ऋतु दोष व्याधि वशेन सात्म्यम बहुविधम इच्छन्ति। तो प्रकृति वय देश ऋतु दोष व्याधि, इसके हिसाब से सात्म्य बहुविध है, इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं। ते ही उपशय मात्रम अंगीकृत्य विपरीत गुणमपि उपचारेण सात्म्यम आचक्षते। तो जो हम सह सकते हैं, उससे विपरीत परिणाम नहीं होंगे, तो विपरीत गुण भी उपचारेण उसको भी सात्म्य कहलाते हैं, इस प्रकार का। तुल्य गणंचा अनुपशयात असात्म्य, तुल्य गुण जो है वो अनुपशय होने के कारण असात्म्य इस प्रकार का बतलाया गया है। इसके बारे में कुछ लिखा है, क्या देखते हैं। ये जन्मना प्रवृत्ति अभ्यस्तम सुखावहंच स्वल्पकालाभ्यस्तम सात्म्यमेव एतद् विपरीतम असात्म्यम। अन्ये तो आचार्याः प्रकृत्यादिभेदेन सुखकर्तृत्वमात्र हेतुं बहुविधं सात्म्यम् इच्छन्ति। ते च जन्मना प्रवृत्ति अभ्यस्तम अनपेक्ष्य प्रकृतिदेशादि विशेषम् आश्रित्य शरीर संवर्धक द्रव्य गुणेभ्यो विपरीत गुणमपि संप्रति सुख हेतुत्वात् सात्म्यम् आचक्षते। तो प्रकृति देशादि विशेष जो है शरीर संवर्धक द्रव्य गुणेभ्यः विपरीत गुणमपि, शरीर के संवर्धन करने वाले द्रव्य गुण के विपरीत गुण इस प्रकार का भी संप्रति सुख हेतुत्वात्। अभी गर्मी का मौसम है, गर्म अन्न खाना चाहिए, लेकिन ठीक है तो फिर अभी ठंडा खा लेते हैं, इस प्रकार का। तो विपरीत गुणम भी संप्रति सुख हेतुत्वात् सात्म्यम् आचक्षते। तो अभी तात्कालिक सुख देने वाला है, इसीलिए उसको भी सात्म्य कहते हैं। तेषांच सदृश गुणम अभी शरीर आहार जातम संप्रति असुखावत्वात् असात्म्य। ये जो तुल्य गुण वाला जो है वो असात्म्य कहलाते हैं। वो गर्मी का मौसम है और गर्म खाना चाहिए, इस प्रकार से हम गर्म खाना खाएंगे तो वो असात्म्य हो जाएगा। सदृश गुण शरीरेण आहार जातम संप्रति असुखावत्वात् असात्म्यम। सर्वंच सात्म्यम त्रिप्रकारम ते इच्छन्ति। तत्र सात्म्यं तु प्रवर अवर मध्य विभागेन त्रिविधम्। प्रवर अवर मध्य विभाग से सात्म्य तीन प्रकार का। तथा सर्वरसम सात प्रवरम, एक रसम अवरम, मध्यम तो मध्यममेव। तो सभी रसों का सात्म्य है तो प्रवर सात्म्य है, एक ही रस का सात्म्य है तो अवर है, और बीच में है तो मध्यम है। तेषु प्रवरम समदोषस्य उपरिषन्ति। प्रवर सात्म्य जो है समदोष के लिए है। इतरेषामपि क्रमेण सात्म्यमपि चाहितं पादेन वा विवर्जयेत् इति उक्तं प्राक्। दूसरे लोगों के लिए भी जो अहित सात्म्य हो गया है वो क्रमेण उसका त्याग करना चाहिए, पादेन वा विवर्जयेत्। तत्र यद् आहार जातं समधातून् अनुवर्तयति विषमांश समीकरोति तत्समासतो हितम् विपरीतम अहितम्। जो आहार जात समधातुओं का अनुवर्तन करता है और विषम धातुओं को सम करता है, वो संक्षेप में हित कहलाता है, इस प्रकार। तो ये आयुर्वेद की परिभाषा है।
और इसके मुताबिक हिताहित की संकल्पना बदलती रहती है, ये सबसे अहम चीज है। और जिससे भी समधातुओं का अनुवर्तन होगा या विषम धातुओं को समभाव प्राप्त हो जाएगा, वो हित है। तो हर व्यक्ति के लिए कौन सी अवस्था में, कौन से काल में, कौन से देश में क्या हितकारक है ये देखकर उसका सेवन करना है, और जो अहितकारक है उसका त्याग करना है, इस प्रकार का। तत्पुनः मात्रा योगादि वैचित्र्यात् अनियतमपि यथोपदेशम यथाभविष्टम च शीले परिहरेच्छ। तो मात्रादि योग के वैचित्र्य से वो अनियत है, हित हित और अहित जो है वो। यथोपदेशम यथाभविष्टम च शीले परिहरेच्छ। तो जैसे उपदेश किया है और जैसे प्रायः उसका इस्तेमाल होता है, उसके हिसाब से उसका शीलन करना है, उसका त्याग करना है, परिहरेच्छ। खूपच पेंट आलाय. तथा विशेषतः समशनम अध्यशनम अमात्राशनम विषमाशनम च वर्जे. तो समशन, अध्यशन, अमात्राशन और विषमाशन, इसका वर्जन होना है. तत्र पथ्यापथ्यम एकत्र भुक्तम समशनम. पथ्य और अपथ्य एकत्र करके खाएंगे वो समशन कहता है. दुक्तस्य उपरि भुक्तम अध्यशनम. खाना खाने के बाद फिर से उसके ऊपर खाना खाते हैं तो वो अध्यशन कहलाता है. अमात्राशन पुनः पृथगेव उपदेक्षते. अमात्राशन हीन या अधिक वो दूसरे जगह बताते हैं, अलग से बताते हैं. अप्राप्त अतीत कालंतु भुक्तम विषमाशनम. अप्राप्त काल या अतीत काल इस प्रकार से खाना खाते हैं तो विषमाशन है. तो ये सभी समशन, विषमाशन, अध्यशन वगैरह जो है वो सभी ये रोग को निर्माण करते हैं या मृत्यु भी देते हैं. घोरान व्याधीन सृजंती वा, इस प्रकार का निर्देश आया है. ये भी उसमें ध्यान में नहीं आ रही बात. पथ्यापथ्य में एकत्र भुक्तम समशनम मतम. पथ्य और अपथ्य एकत्र करके खाएंगे तो वो समशन कहलाता है. और गर्भिणी के बारे में जब बताते हैं, देयम पेहितन तस्य हितोपहितम अल्पकम. उसको अहितकारक चीज भी हित से जुष्ट करके देनी है, अल्प मात्रा में देनी है, ऐसा कहते हैं. तो एक प्रकार के समशन हो जाता है. तो समशन इस प्रकार का क्यों बतलाया गया है ये समझ में नहीं आ रहा. वास्तव में अहित का सेवन नहीं करना है, ऐसा ही है. अगर अहित के साथ हित लेते हैं तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा लॉजिकली सोचेंगे. लेकिन शायद वो भी ठीक नहीं है. इनके हिसाब से हित और अहित एक साथ में नहीं लेना है, ऐसा ज्यादा वो अहित हो जाता है, ऐसा कुछ प्रभाव उसका रहेगा. गुंजानस्तु पेयायुष रसान व्यंजनानि राजतेषु पात्रेषु निदध्यात्. तो पेयायुष मांस रस और व्यंजन ये रजत पात्र में रखे. परिशुष्क प्रदिग्धान अत्युष्णंच पयः संवरणेषु. अनत्युष्णंच पयः शायद रहेगा, अत्युष्ण का है. खालचं कळतंय का काही? परिशुष्क, प्रदिग्ध और अनत्युष्ण दूध ये सवर्ण पात्र में रखना चाहिए. तो प्रदिग्ध जो है वो उसके ऊपर कुछ लेप वगैरह जो लगाते हैं, मांस के बारे में विशेषता आता है, दही वगैरह के इस प्रकार का लगा के. और फिर परिशुष्क जो है वो सूखा
बनाते हैं इस प्रकार का वो, और दूध, ये सवर्ण पात्र में रखना है। खल खटवर कांबलिकान कांस्येषु, खल खटवर और कांबलिक ये कांस्य पात्र में देना है। राग शाडव सट्टकांत वज्र वैडूर्य विचित्रेश, हे सगळे व्यंजनांचेच प्रकार आहेत. अन्नपान विधि में गया है, पहले गया है. रागशाड़व सट्टकांत वज्र वैडूर्य विचित्रेश, रागशाड़व सट्टक वज्र वैडूर्य इसमें विचित्रेश देना है. घृत मायस है, घृत जो है वो लोह पात्र में, पया सुशीतम काय ताम्रमय, तो दूध जो ठंडा है वो ताम्र पात्र में. पानीयम पानकानि मृद हेम स्फटिक काचमयेषु, पानीय और पानक जो है मृद हेम स्फटिक काच इस प्रकार के. ओदनंच विस्तीर्णे मनोरमे स्थाने, और विस्तीर्ण मनोरम स्थान में ओदन देना है. अन्यथा ही वर्ण गंध रसान्यत्वात् अहितम स्यात्, नहीं तो वर्ण गंध रसान्यत्व से अहित इस प्रकार का हो जाएगा. इसमें भी फिर भी थाली जो है वो कौन सी इस्तेमाल करनी है इसके बारे में लिखा नहीं है. भोजन कुतूहल वगैरह ग्रंथों में उसके बारे में भी बताया गया है. और पत्र की थाली, इसके बारे में रंभा पत्र का इस्तेमाल करेंगे, पलाश पत्र का करेंगे, ऐसे भी बारे में बताया गया है. तो ये सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा. फिलहाल जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो तो सब नए ही है, खास करके स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता है अभी तो. तो उसके बारे में संदेह है. पीतल के बर्तन और फिर उसको कलाई जो वंग की रहती है वो अच्छा तरीका है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है. और दूसरे कहीं जगह तक्र को कथिल पात्र में रखना है, वंग के पात्र में रखना है, ऐसा भी निर्देश आया है. अभी अहमदाबाद में जो प्रचलन महाराज साहब ने शुरू किया है वो कांस्य पात्र में भोजन करने के लिए वो शुरू किया है. वो कांस्य की थाली या कांस्य की कटोरी और पानी पीने का ग्लास भी कांस्य का, ऐसा वो प्रचार प्रसार उसका कर रहे हैं. और रजत पात्र में भोजन करना, क्योंकि सवर्ण पात्र में तो अच्छा है लेकिन कौन कर सकेंगे, ये एक चीज है. ताम्र के पात्र के ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग कर सकते हैं और वो काफी सस्ता है वैसे, और टिकता भी है. और तो वो साक्षात गोल्ड होने के कारण वो भी एक अच्छा पर्याय हो सकता है सभी के बारे में. लेकिन कोटिंग जो बनता है वो ताम्र के पात्र के ऊपर ही अच्छा बनता है, ऐसा कहना है उनका, जो प्लेटिंग करते हैं उनके बारे में. तो ये भी एक चीज हो सकती है कि इस प्रकार का खाना खाएंगे तो अच्छा रहेगा. नहीं तो चांदी के पात्र में करना, जिनको पॉसिबल है वो इस प्रकार के करें. पहले जमाने में क्या करते थे ये शायद कालानुरूप उसमें भेद आए हैं, ऐसा ही है. याचं एक स्टील येतं ना कुठलं तरी, मिलिटरी स्किल का असलं काही स्टील असं काही. एक लोहे का कुछ आता है बर्तन, बहुत महंगा होता है और कहते हैं कि वो सबसे बढ़िया है खाना खाने के लिए. और उसमें खाना बनाते भी है इस प्रकार का. त्याला कुठलं तरी स्टील असं नाव आहे.
तो दूसरी चीज ऐसी है कि खाना बनाने के लिए लोहे के बर्तन या फिर मिट्टी के बर्तन ये अच्छी चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन इस सभी के बारे में विचार विमर्श होना वास्तव में जरूरी है। इसमें काफी परिवर्तन अभी आ गया है। असतील आत्ताही नाहीतरी कढ्या वगैरे करतात ना भाजीसाठी वगैरे। नहीं, वो उसमें जो गंज चढ़ जाता है ये वो अगर डेली इस्तेमाल में रहता है तो नहीं होता। रस्टिंग जो है वो अगर रख देते हैं तो रस्टिंग होता है, डेली इस्तेमाल होता है तो रस्टिंग नहीं होता वास्तव में। लोखंडावर अगर पोंछ के वो सुखा देते हैं तो फिर रस्टिंग नहीं होता। पानी रह जाता है तो लोहे के बर्तन में रस्टिंग होता है। तो वो भी एक बेहतर तरीका है। हाँ, जर्मन स्टील का असं काहीतरी आहे। जर्मन स्टील कि जो बताते हैं वो बहुत बढ़िया है वगैरह वगैरह, मालूम नहीं मैं। मैट फिनिश नाही, पण सिल्वर मेटल म्हणून एक काय व्हाईट मेटल म्हणून एक प्रकरण येतं, ते एक वेगळं आहे आणखी शिवाय। नाही, स्टील मधलीच व्हरायटी हवी खरं तर किंवा हे तांब्र बिंब्र असणार अशा स्वरूपाचं काही। आपण खरं एकदा थाली को गोल्ड प्लेटिंग करेंगे तो कितना खर्चा आता है एक बार देखना पड़ेगा। मालूम नहीं, सिर्फ भीतर से भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन प्लेटिंग करने वालों का कहना है कि वो पूरे अंदर बाहर दोनों से कोट लगाते हैं। जो लगाते हैं तो एक ही दफा दोनों पे कोट लगाते हैं। दक्षिण पार्श्वे भक्षण स्थापय, तो भक्ष्य जो मेन है वो दक्षिण पार्श्व में। सव्ये पेयम लेह्यम मुखोदर्शन पिंडिंच, पेय लेह्य और मुखोदर्शन पिंडी क्या है मालूम नहीं। मुखोदर्शन पिंडी टीका करने में कुछ नहीं किया है। और मध्य भोज्यमिति, मध्य पात्र में मध्य स्थिति में भोज्य स्थापन करना है। जो रोटी या चावल वो बीच में होना है। यथाग्नि सात्म्यंतु प्राग द्रवम उपशुष्कम व अश्नीया, अग्नि के सात्म्य के अनुसार द्रव या उपशुष्क ऐसा शुरू में लेना है। प्रागेव तो गुरु स्वादु स्निग्धंच, और गुरु स्वाद और स्निग्ध जो है वो पहले ही लेना है, या फल जो है वो भी पहले लेना है, इस प्रकार का है। मध्यम लवणम, बीच में अम्ल लवण लेना है। अंते रूक्षम द्रवम इतर रस युक्तंच, और रूक्ष द्रव और इतर रस कटुतिक्त कषाय अंत में लेना है। तत्र मंदाग्ने द्रवोष्णेन समुत्तेजित उष्माणः अन्यदुपयुक्तम सम्यक पाकमेति। मंदाग्नि है तो द्रवोष्ण से समुत्तेजित जो उष्मा है तो उससे अन्यदुपयुक्तम सम्यक पाकमेति, ये जो सूप लेने की प्रथा है वो शायद विदेशों से जो आई है वो स्वाद असं घ्यायचं। लेकिन उसमें थोड़ा अंतर ऐसा है कि जब भूख लगी नहीं है, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई है भूख लगने की, ऐसी अवस्था में वो द्रव उष्ण स्निग्ध ऐसा कुछ लेवे सूप के हिसाब से। और उपशुष्काचं असं वाळवलेलं किंवा असणार अशा स्वरूपाचं। हा, पापडही आहे त्यांच्याकडे, ते काय आणखीन वेगळे पदार्थ असतील उपशुष्क नामचे। और फिर जब अच्छी भूख लगे तो जो गुरु वगैरह जो है वो सेवन करे। लेकिन भूख पहले से ही लगी है तो डायरेक्ट सीधा भोजन ही करे, वही अच्छा है। सूप लेने का फिर उसमें सवाल नहीं रहेगा। सुबह 7 वाजले ना।
तो यहाँ पे रुकते हैं। अनुपान का अगला काफी बड़ा है। तो अनुपान का अगला है वो परसों करेंगे। अभी फिलहाल फिर से मुड़ते हैं वो अग्नि मंद असेल, यदि अग्नि मंद हो तो द्रव उपशुष्क ऐसा लेना है। अग्नि तेज हो, भूख लगी है अच्छी, तो सीधा खाना ही खाए ऐसा। तुमने अगर इस प्रकार का जब कर दिया होगा कि मैं पहले सूप पीऊंगा और फिर बाद में खाना खाऊंगा, वो साथ में कर दिया है तो उसी प्रकार से खाना खाओ, नहीं तो फिर सीधा खाना खाओ, ये बेहतर रहेगा। फिर कोश की तरफ मुड़ते हैं। पचन से दुखेन तर्पणम च शुष्कत्वं च विष्टब्दित्वं च धानायाः, यहाँ तक आए थे। पचन से दोषाणाम अग्नि आहार वर्जिता। अगर आहार का वर्जन करते हैं तो दोषों का पचन अग्नि करता है। आहार का वर्जन जब तक करते नहीं है तब तक दोषों का पचन नहीं होता है, इसलिए लंघन का सबसे बड़ा महत्व है। पचनम दोषाणाम शेषाणाम औषधम कारता अन्न सेवन काले आमदोषेषु जीर्णाहारे दोषोपयुक्ते आमाशय स्तिमित गुरुकोष्ठे अन्न नाभिलाषे। तो अजीर्ण में पहले लंघन ही करना है, और फिर आम दोष का पचन हो गया और दोषोपलिप्त आहार का भी पचन हो गया, दोषोपलिप्त आमाशय है, अनन्नाभिलाष है, स्तिमित गुरुकोष्ठ है, तो औषध देना है। तब तक औषध नहीं देना है, नहीं तो वो निहन्यादपि चैतेषां विभ्रम सहसा फलम, इसके बारे में बताया। पचन से धातु नाम अग्नि दोषेक्षु क्षीणेषु, दोषक भी क्षीण हो जाते हैं तो वो धातुओं का पचन करना आरंभ कर देता है। कालः ऋतु हेमंतः अग्निना ईंधना लाभात अत्युदीर्णे सती। तो हेमंत ऋतु में क्षुधा ज्यादा रहती है, अग्नि प्रबल रहता है, तो उसमें अन्न नहीं मिला तो धातु न पचेदस्य, ऐसा इस प्रकार का निर्देश दिया है। अग्नि वायुना एरितः कालतः, पचनस्य धातूनाम शारीराणाम अग्नयः धात्वग्नयः। तो धात्वग्नि जो है वो शारीर धातुओं का पचन करते हैं। धातूनाम सर्वेषाम अन्नस्य च कालतः शीघ्रम अत्यग्नेः अग्नि वात सहिता। अत्यग्नि के संप्राप्ति में वात सहिता अग्नि, उसको अगर खाना नहीं मिला तो धातुओं का पचन आरंभ करे। पित्त तेजसा अन्नस्य पक्वाशयोन्मुखस्य अंतरग्नेः अधिष्ठानतया कलापित्तधरा। आमाशयात् पक्वाशयोन्मुखम् अन्नं बलेन विधार्य। षष्ठी डैश पा। इसका मतलब लगाना जरा मुश्किल है। तो जो अन्न आमाशय से पक्वाशय की तरफ उसके सम्मुख हो गया है पक्वाश में प्रवेश करने के लिए, इस प्रकार के अन्न का बलेन विधार्य, अपने बल से धारण करके पित्तधरा कला पचन करती है। ती ग्रहणीच धरली जाते पित्तधरा कला ही। बलवत्य बलात् वन्नम आममेव मुंचती है, ऐसा जो गृहिणी के बारे में, बलवती जो है वो धारण करती है, अबला तो आममेव अन्न में मुंचती, इसलिए वो ग्रहणी दोष कहलाता है।
तो ये आमाशय और पक्वाशय के बीच में इस प्रकार की है, और जो पक्वाशय में प्रवेश करने जा रहा है, इस प्रकार के अन्न का वो पचन करती है। इस प्रकार का थोड़ा सा है। पचन से पित्ताशय आहार रसस्य धमन्यः अधोगाः। सुषा 9-7। पानस्य और रसस्य। तो अधोग धमनी पित्ताशय में आहार का रस का पचन करने वाली है। आहार रसस्य है। और पानस्य और फिर रसस्य। ये रेफरेंस देखना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। ये पित्ताशय कहाँ पे है और किस प्रकार से वो पचन करता है। पचनस्य पित्तेन पाचकेन अन्नस्य क्लेदः वातः। पाचक पित्त जो करता है उसमें ये क्लेद और वात सहायक होते हैं। पचनस्य बाह्याग्निना स्थालिस्थं तण्डुलम् इव आमाशये अन्नस्य काले अभ्यवृतस्य अग्निः वातेन सामान्येन संधितः औदर्योग्निः। तो स्थालिस्थ तंडुल का बाह्याग्नि जिस प्रकार से पचन करता है, उस प्रकार से आमाशय स्थित जो अन्न योग्य काल में खाया गया है उसका वात सहित अग्नि समान वय से संतुषित अग्नि पचन करता है। तो कोलटकर जी ये कहा करते थे कि आमाशय ये बर्तन जैसा है और उसके नीचे नाभि स्थित अग्नि है। और जो अन्न आमाशय में आएगा वो जैसे बर्तन में दाल चावल और पानी पकाने के लिए रखेंगे, उसी प्रकार योग्य काल में खाया हुआ अन्न वो आमाशय में आएगा और नीचे अग्नि है वो उसको पचा देगा। आमाशय बर्तन की तरफ काम करेगा। इस प्रकार का वो बताते थे। तो बाह्याग्निना स्थालिस्थं तण्डुलमिव आमाशय अन्नस्य काले अभ्यवृतस्य औदर्योग्निः। पचनस्य यथानुरग्निः तृणगोमयादेः क्रमेण अग्निना सर्वस्य कालतः पश्चात् स्थिरत्वस्य अग्नेः पेयादयः शुद्धे प्रयुक्ते सति सर्वोच्चः डैश्वा। तो अग्नि से सभी का पचन करने का हेतु पेयादि है। शुद्धे प्रयुक्ते सति, शुद्धि के बाद पेयादि से अग्नि संधुक्षमाण क्रमेण होता है और फिर महान स्थिर और सर्वोच्च इस प्रकार का हो जाता है। तो पेयादि इसके हिसाब से महत्वपूर्ण है। कल जो एक बात कही गई थी परसों कि सभी लोगों का अगर हम संसर्जन क्रम ही देवे शुरू में ही, तो ये बात बन सकती है क्योंकि लंघन और फिर संसर्जन क्रम कर लेंगे तो बहुत सारे लोगों में फायदा होता है और वैसा देखा भी गया है। एक डायटेटिक्स में या मालूम नहीं, तेजश्री लेले इसका एक थीसिस था, डेजर्टेशन का विषय, संसर्जन का क्रम का व्याधि क्षीण अवस्था में प्रयोग या व्याधि की शुरू की अवस्था में प्रयोग, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है पक्का। लेकिन सब लोगों को उसने सिर्फ संसर्जन क्रम ही करवाया था बगैर कोई औषध से तो उसी में रोग ठीक हो जाते हैं अगर भलीभांति संसर्जन क्रम करते हैं तो उसी में ठीक हो जाते हैं, ऐसा देखा है। पचन से यथास्व धातु नाम अग्नया धात्वग्नया सप्त, धात्वग्नि 7 जो है वो
यथास्वम धातु का पाक करने के लिए हेतु है। पचन से यथास्वम सारस्य धातुराम कालतः पुनः अग्नया धात्वग्नया। वाशा 362। तो इसका मतलब ये हुआ कि धातु का पचन पहले होता है और सार का पुनः पचन होता है धातु अग्नि से ही। कफशोणितम अवसानम साराजिह्वा प्रजायते वगैरह जो है, या ओज का निर्माण जो बतलाया गया है, ओजस सूत्र जो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम, इस प्रकार का। तो ये धात्वग्नि से ही उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। और ये भी एक चीज है, तद विशुद्ध मेरुधरम बलवर्ण सुखायुषाय प्राणिनम प्राणः शोणितम यनुवर्तते विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहि नाम। ये जो 24वें अध्याय में आया है सूत्र स्थान में, विधि शोणित है। तो रुधिर का निर्माण, उसका उसकी शुद्धि होना, विशुद्धि होना वगैरह वगैरह, ये क्या चीजें है, ये देखना पड़ेगा। और धातुओं के निर्माणों के बारे में सारता का निर्देश कहीं ना कहीं इस प्रकार से आता है। तो ये धात्वग्नि ही धातु के निर्माणों के बाद सारता के लिए पचन करते हैं, ऐसे ये निर्देश है। तो हमारे हिसाब में परिणमन की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक किस प्रकार से होती है, इसका पूरा विवरण होना चाहिए। पचन से रक्त से अकृत प्लीनो उत्पत्तौ शरीरोष्मा वातेन समानेन आध्मायमानः देहोष्मा। संशा 5। ये भी अलग आया है। और वातेन समानेन आध्मायमानः देहोष्मा। तो यकृत और प्लीहा से जब रक्त की उत्पत्ति होती है तो समान वायु से आत्मायमान देहोष्मा रक्त का पचन करता है। ये भी देखना पड़ेगा। पचन से रक्तादीनां धातूनां कालतः पश्चात अन्नस्य पचनस्य अत्यग्नेः सम अग्निः तीक्ष्ण लब्धबलः वातसहितः। ये अत्यग्नि की संप्राप्ति में रक्तादीन धातुओं का पचन उसमें हो जाता है। पचनस्य वड्वामुखमिव भोजनस्य अतिगुरुणः अपि अकालतः शीघ्रं पथ्यादिचूर्णम् अर्षिसिचि। अच्छा, वड़वाग्नि जैसा है वो अति गुरु का भी भोजन कालतः शीघ्र करने वाला पथ्यादि चूर्ण है। पचनस्य विषमस्य अशरम कालतः विलंबितम आहारा भुक्ता कालतः विलंबितम अधिकम। पचनस्य विषमस्य अन्नस्य अग्निः विषमः। पचनस्य शरीरावयवानां हेतुविधर्माणो विकाराः स्पर्शः वायोः शीतस्य। ये भी क्या रेफरेंस है, देखना चाहिए। हाँ।
यहाँ पे रुकते हैं। अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हैं। सर, इट लुक्स लाइक योर लैपटॉप्स बैटरी इज लो। ओके। दूसरी एक चीज ऐसी है, गणेश बारहाते ने जो प्रेजेंटेशन किया था अभी पंचक्रम के बारे में, तो वो औरंगाबाद गया था अभी और उसको औरंगाबाद कॉलेज में जॉब मिल गया है। मैंने उसको कहा था कि तुम एक महीने के लिए पुणे में फिर से आओ, और जो अभी हम थेरोटिकली जो देखा है वो उसको प्रैक्टिकल हम करेंगे और एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सेट करेंगे। तो उसने हाँ भी कहा था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है कि कॉलेज में उसको ज्वाइन होने के लिए कहा, फिर भी 15 दिन की छुट्टी लेकर वो आ रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि 10 तारीख को गुरु नानक जयंती है, तो कॉलेज को छुट्टी है। मैंने सुबह का क्लिनिक बंद रखा है उस दिन, तो पूरा दिन हमें मिलेगा। और 12 तारीख शनिवार दोपहर 2:30 बजे से, और 13 तारीख रविवार, दूसरा रविवार है, वो पूरा दिन हम ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। तो जितने भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस है उसमें या फिर तैयारियां है उसकी, वो आज वो आ जाएगा गणेश पुणे में। तो मैं इसको बोलूंगा कि तुम एक राइटअप तैयार करो उसका, स्नेहन स्वेदन से लेकर तलपोदिल तक जितनी भी प्रोसीजर्स है, वो मनवीरेचन बस्ती वगैरह तो सब आ ही जाएंगे उसमें, और शुरू से लेकर अंत तक मरीज किस प्रकार का होना है, किस प्रकार के मरीज को नहीं होना है, इस प्रकार का, या उसमें सावधानी क्या होनी है, और जो संभार जो चाहिए वो किस प्रकार का होना है, मेडिसिन उसके लिए अगर व्यापक होते हुए, जैसे गुरुत्वमंड के बारे में उसने बताया था, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। नस्य अगर करना है, खास करके मनुष्य नस्य ज्यादा मात्रा में, तो वो हमारे साथ में होना है इस प्रकार का। तो ये करेंगे, तो उस सभी के बारे में वो जानकारी देगा, और ये विद डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो रसिक पावरस्कर से मैंने बात की है, वो वीडियो शूटिंग करने वाला है इसका। लेकिन तब तक अभी इसके लिए 8 दिन है, तो जो भी उसने पढ़ाया था वो सभी हम ग्रंथों में से देखे, मूल टीका भी पढ़े, सूत्र भी पढ़े, और उसके ऊपर जो भी सवाल आते हैं वो तैयार रखे तो बेहतर रहेगा। और वो मेरे पास पहले पहुंच जाते हैं तो मैं उसको वो दे दूंगा, ईमेल के जरिए भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब कार्यक्रम करवे नगर क्लिनिक में होगा। मेरे क्लिनिक के जो छात्र हैं उनको तो सभी को मैंने बोला है कि आने के लिए, इस प्रकार का ज्यादा भीड़ भी ना हो, ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और पूरा वीडियो शूटिंग हो जाएगा तो शायद बाकी लोग का इसका फायदा उठा सकेंगे। और फिर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार होगी कि बस्ती देना है, योग बस्ती क्रम करना है, नस्य करना है या रक्तमोक्षण करना है, तो ये चीजें कम से कम होनी चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है पेशेंट के मुताबिक, लेकिन वो वैद्य डिसाइड करेगा कि
कोई वेरिएशन करना है नहीं करना है, किस प्रकार करना है, इस प्रकार का। बाकी लोग जो है वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स करेंगे। वैसे मैंने भी योगेश से बात की थी, योगेश काले से। और पुनर्वसु में भी इस प्रकार का आयोजन अगर होता है, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनवाई है, जो अभी गणेश महाराज ने जो बताया है उसके आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन सुधार लाने की सोचते हैं। तो शायद वो 1500 में आकर भी ये करेगा 1-2 दिन के लिए। नहीं तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स करवे नगर में आए और वो देखे पूरे 2 दिन 3 दिन जो है वो उसके लिए दे दे। तो खास करके त्रिलोक धोपेश्वरकर से अनुरोध है कि वो उसमें ध्यान दें। और मैं चाहता हूं कि मेरे क्लिनिक में काम करने के लिए पंचकर्म असिस्टेंट्स मुझे चाहिए। तो जो भी उत्सुक है इसमें 1 या 2 बरस के लिए कम से कम पुणे में रहे और क्लिनिक में काम करने वाले हो, ऐसे ऐसे छात्रों की मुझे तलाश है। और दूसरी व्यस्तता उनमें न हो कि एमडी करना है या और कहीं जाना है वगैरह वगैरह। तो वो भी अगर हफ्ते भर में मुझे मिल जाता है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, वो बेहतर तरीका होगा। तो इसके बारे में भी किसको कुछ अगर पता है तो वो भी उसके बारे में बता दे। अनुजा से मैंने बात की थी, वो डेमोन्स्ट्रेशन का जो है वो गणेश बारहाते कुछ डेमोन्स्ट्रेशन, सभी डेमोन्स्ट्रेशन बताएगा, लेकिन स्त्रियों के अगर ये अगर कुछ अलग से करना है तो वो अनुजा करेगी। और सिर्फ गणेश के ऊपर बोझ ना आए, और दूसरी भी चीजें हैं, इसलिए मैं उदर परीक्षण, नाड़ी परीक्षा और केस टेकिंग ये मैं बतलाने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल सोच रहे हैं वो गुरुवार सुबह 7 बजे खाली पेट लोग आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उधर परीक्षण, नाड़ी परीक्षण के बारे में मेरा शुरू में आरंभ में होगा। और उसके बाद में चाय हो सकेगी और फिर अभ्यंग वगैरह ऐसा इस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। और फिर ये प्रातः अवकाश या फिर प्रातराश या फिर भोजन, इसके बारे में सोचेंगे। अभी सभी लोगों का इकट्ठा करना है तो शायद उसके लिए इकट्ठा व्यवस्था कर सकते हैं, खान पान भोजन की कंट्रीब्यूशन लेके हो सकता है। तो खास करके मेरा अनुरोध बुजुर्ग वैद्यों से है जो प्रैक्टिस में बहुत सालों से रहे हैं, वो इसमें शामिल हो जाए। जूनियर्स को हम बाद में पढ़ा सकेंगे, सिखा सकेंगे, लेकिन जो सीनियर्स है वो इसमें शामिल हो जाए और फिर अपने अपने जगह अपने अपने लोगों को ट्रेनिंग देते रहे और ये सिलसिला चलता रहे तो बेहतर रहेगा। तो 10 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख ये अभी निश्चित किए हैं इस प्रकार से। तो आपके इसके बारे में जो भी सुझाव होंगे वो बता देंगे तो अच्छा रहेगा। पूरा दिन शाम तक 5 बजे तक। 10 तारीख को 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। शाम को 6 बजे मेरा क्लिनिक है वहीं पे। सुबह का क्लिनिक मैंने एडजस्ट कर दिया है, शुक्रवार को रख दिया है मैंने। हाँ। हाँ, 12 तारखेला 2:30 से 7, 7:30, 8 बजे तक ज्यादा से ज्यादा। और रविवार का पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक। गुरुवारी पण पूर्ण दिवस, सकाळी 7 ते संध्याकाळी 5 जवळपास।
10 तारीख गुरुवार है। 10 तारीख गुरुवार है। नो सजेशन। हाँ, 6 नवंबर का 3 बजे वेदशास्त्र तेजक सभा के हॉल में, और अतुल निरुगड़े का जनपद उद्ध्वंस के ऊपर और मधुरा मिरासकर का बस्ती विधि के ऊपर व्याख्यान। तो प्रार्थना कर लेते हैं। शायद किसी को कुछ सुझाव नहीं है। शुक्रवार को फिर से मिलते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्।